जदिया हमरा के भावेले। गुलामिया अब हम नाही बजैबो जदिया हमरा के भावेले। गुलामिया अब हम नाही बजैबो जदिया हमरा के भावेले। जदिया हमरा के मैट्रिक की हिंदी की किताब में एक पाठ था कोणार्क। इसके लेखक थे जगदीश चंद्र माथुर। प्रसंग यह था कि उड़ीसा के तत्कालीन राजा नरसिंहदेव प्रथम कोणार्क मंदिर बनवा रहे थे। उस मंदिर के निर्माण में लगे हजारों कारीगरों मजदूरों को जल्दी जल्दी काम पूरा करने के लिए 18 से 20 घंटे प्रतिदिन काम करने पड़ते थे और नहीं करने पर उनकी पिटाई कोड़ों से होती थी। इसके साथ ही कारीगरों और मजदूरों को यह सख्त चेतावनी थी कि राजा नरसिंहदेव यहां जब भी पधारे तो सबके चेहरे पर प्रसन्नता खिली रहनी चाहिए और राजा के लिए हर्ष और जोश के साथ जय जयकार करना चाहिए। एक दिन राजा नरसिंहदेव आए। सारे मजदूर कारीगर कोड़े की मार से बचने के लिए दिखावटी हर्ष एवं जोश की मुद्रा में उनके स्वागत में जय जयकार के नारे लगा रहे थे। यह देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि कोणार्क के निर्माण का शुभ अवसर ईश्वर ने आपको दिया है और इसी का फल है कि आप सभी के मुख पर प्रसन्नता की चमक दिखाई पड़ रही है और आप मेरा हर्ष के साथ जय जयकार करके स्वागत कर रहे हैं। उस भीड़ में खड़े किसी को भी राजा के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसी भीड़ का एक युवक जिसकी रगों में अभी नौजवान गर्भ खून उबल रहा था बोल पड़ा, देव, झुरमुट की ओट में चहकने वाले पक्षियों का स्वर सर्वदा हर्षगान ही नहीं होता। आपको क्या मालूम कि उस जय जयकार के पीछे हाहाकार चुपचाप सिसक रहा था। अगर हम इस दृष्टांत को ठीक से समझ गए हैं तो हमें यह मान लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ विचित्र अंतर्विरोध होते हैं। हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़ने वाला आदमी भीतर से भी खुश हो, यह एकदम जरूरी नहीं है। तभी तो कहा गया है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गुण है जिसको छिपा रहे हो। जरूरी नहीं कि उदासियां हमेशा कारण लेकर उपस्थित हो, कई बार अकारण भी आ जाया करती है। और जरूरी यह भी नहीं कि निराशा हमें सावधान करके आए। दुनियादारी के मंच पर रोशनी की जो चकाचौंध दिखाई देती है, मंच के पीछे उतना ही गहरा सन्नाटा और घुप अंधेरा होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में यह अंधेरा इतना गहरा जाता है कि न जाने कब वो उस अंधेरे में खो जाता है। आधुनिक हिंदी कविता में एक नाम गोरख पांडे का भी है, जिन्होंने ऐसे ऐसे गीत लिखे जो लोगों की जबान पर चढ़ गए। लेकिन इतना रचनात्मक सोचने वाला यह कवि भी एक ऐसे अवसाद की गिरफ्त में था जिसने उसकी जान लेकर छोड़ी। यह जानकर आश्चर्य होता है कि जिसने दुनिया के लिए कभी, गोरख पांडे की एक कविता का अंश है, एक नारा बहुत बाद में हम लोग ने सुना कि अच्छे दिन आएंगे। वो कितने आए नहीं आए इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन गोरख पांडे जी की एक बहुत पुरानी कविता है कि अच्छे दिन कभी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, गर्दिश के दिन ये कट जाएंगे। ऐसे आशा भरी गीत लिखने वाले उस कवि ने जीवन से तंग आकर आत्महत्या कर ली। जनवादी कवि गोरख पांडे ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसके अनुसार उन्होंने बीमारी से तंग आकर आत्महत्या की। गोरख सिजोफ्रेनिया, जो एक दिमागी बीमारी है जिसमें आदमी हमेशा नकारात्मक बातें सोचता रहता है, उससे पीड़ित थे। यह बीमारी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई
कि उन्होंने जीवन लीला ही समाप्त कर ली। लेकिन उनके बात व्यवहार का ढंग आम चलन से अलग पूरी तरह से जनवादी था, जिसके चलते घर वालों से भी ठीक से उनकी पटरी नहीं बैठती थी। बीबीसी ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उस बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोरख पांडे अपने गांव जाते थे तो वहां के मजदूरों और शोषितों के घर में जाते थे और पूरा समय उन लोगों से बातचीत करने में गुजारते थे और उनके घर में जो भी खाना बना हुआ है वही खाते थे। यहां तक कि होली के दिन भी वो और किसी के दरवाजे पर नहीं जाते थे, उन्हीं के यहां जाते थे, उनके साथ होली गाते थे और जो खाने को मिलता था वही खाते। और घर के लोग परेशान। वह उन्हें कहते थे कि इन जमीनों पर, इन खेतों पर तुम्हारा हक है क्योंकि तुम उस पर काम करते हो। उनके पिता और घर वाले इससे नाराज होते थे। तुम उनसे कहते क्या करेंगे इतने खेतों का, बराबरी में बांट दीजिए गांव के लोगों को। उनके पिता एक बहुत अच्छे किसान थे, उनके पास अच्छी खासी जमीन थी। जो गीत उन्होंने लिखा, आएंगे अच्छे दिन आएंगे, गर्दिश के दिन कट जाएंगे, सूरज झोपड़ियों में चमकेगा, बच्चे सब दूध में नहाएंगे, जालिम के पुर्जे उड़ जाएंगे, मिलजुल के प्यार सभी गाएंगे, मेहनत के फूल उगाने वाले दुनिया के मालिक बन जाएंगे, दुख की रेखाएं मिट जाएंगी, खुशियों के होठ मुस्कुराएंगे, सब तरफ सपनों की सतरंगी डोरी पर मुक्ति के झंडे लहराएंगे। वे जेएनयू में रिसर्च एसोसिएट थे और वही 29 जनवरी 1989 को झेलम हॉस्टल के अपने कमरे में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। गोरख जेएनयू आने से पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब उन्हें वहां की परिस्थितियां भी रहने लायक नहीं लग रही थी। इसका बात का पता गोरख पांडे की डायरी से चलता है, जिसमें उन्होंने 18 मार्च 1976 को लिखा था, मैं बनारस तत्काल छोड़ देना चाहता हूं, तत्काल, मैं यहां से बुरी तरह उब गया हूं। विभाग जहां पढ़ते थे, आना जाना, लन का जो बीएचयू का गेट है वहां घूमना फिरना, छात्रावास में रह रही लड़कियों पर बेहुदा बातें करना, यही वहां के छात्र लोगों के बीच की बातें थी और गोरख इसे कभी पसंद नहीं करते थे। राजनीतिक मस्खरी, उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारा हाल बिगड़े छोकरों जैसा हो गया है, लेकिन क्या फिर हमें और खासकर मुझे जीवन के प्रति पूरी लगन से सक्रिय नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नई शुरुआत तो कभी भी की जा सकती है। इस बात को गोरख पांडे जी ने अपने डायरी में स्वीकार किया है। उन्होंने पार्टी के साथियों के सामने अपने मन की बात बिना लाग लपेट के कही कि दिल्ली में अगर मित्रों ने सहारा दिया तो मुझे दिल्ली के लिए चल देना चाहिए। मैं यहां से हटना चाहता हूं, बनारस से कहीं और भाग जाना चाहता हूं। बेचैनी उनके मन में थी। देश और समाज को देखने के आम प्रचलित मानकों से उनका तालमेल नहीं बैठता था। अंततः वे दिल्ली की तरफ चल दिए। उनके अध्ययन जनित ज्ञान ने उनका साथ दिया और पहले ही प्रयास में जेएनयू के एमफिल की परीक्षा में पास कर गए और इस तरह वे जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर बन गए। इसका मतलब था कि जेएनयू की तरफ से रिसर्च करने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट मिलता और उसे पूरा करने के लिए उन्हें हर महीने पेमेंट मिलता। इस तरह गोरख पांडे का अगला ठिकाना जेएनयू हो गया। गोरख पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बुढ़ेरवा गांव में 1945 में हुआ था। उनका किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष जुड़ाव रहा। उनकी कविताएं हर तरह के शोषण से मुक्ति के लिए दुनिया में की आवाज उठाती रही। 1000 साल पुराना है उनका गुस्सा, 1000 साल पुरानी है उनकी नफरत। मैं तो सिर्फ उनके बिखरे हुए शब्दों को लय और तुक के साथ लौटा रहा हूं, मगर उन्हें डर है कि मैं आग भड़का रहा हूं। अपने वैचारिक मूल्यों के प्रति दीवानगी की हद तक समर्पित गोरख पांडे को और कवियों से अलग करती है। उनके अंदर भी एक बेचैनी थी जिसने उन्हें कवि बनाया। अपने कवि होने की संवेदनशीलता को अपनी डायरी में दर्ज करते हुए उन्होंने लिखा, कविता और प्रेम दो ऐसी चीजें हैं जहां मनुष्य होने का मुझे बोध होता है। प्रेम मुझे समाज से मिलता है और समाज को मैं कविता देता हूं, क्योंकि मेरे जीने की पहली शर्त भोजन, कपड़ा और मकान मजदूर वर्ग पूरा करता है। और इसी तथ्य को झुठलाने के लिए तमाम बुर्जुआ लेखन चल रहा है।
कि रोटी, कपड़ा और आवास के लिए मजदूर वर्ग की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन मैं जान रहा हूं कि उन्हीं की भूमिका है, और इसीलिए ही झुठलाने के लिए ही से तमाम बुर्जुआ लेखन चल रहा है। आज मजदूर वर्ग अपने हितों के लिए जगह जगह संघर्ष में उतर रहा है। उस समय बिहार में कई जगह जनवादी आंदोलन काफी तेजी के साथ शुरू हो गए थे। इसलिए मैं उस संघर्ष में योगदान देकर ही अपने जीने का औचित्य साबित कर सकता हूं। कविता मजदूर वर्ग और उसके मित्र वर्गों के लिए ही लिखता हूं। कविता लिखना कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन पैंट और शर्ट में बटन लगाना भी कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसके बिना बटन, पैंट और शर्ट तो खुला रह जाएगा। ये उन्होंने लिखा है। भोजपुरी में गोरख ने कई गीत और कविताएं लिखी। उनके क्रांतिकारी गीतों को जगह जगह मजदूर, किसान और छात्र आंदोलनों में गाया जाता है। हम लोग भी खूब गाए हैं। झकझोर दुनिया हो झकझोर दुनिया, जनता के चले पलटनिया, हिलेला झकझोर दुनिया। हिलेले पहाड़वा, हिलेले नदी तलवा, सागर में उठे रहे हिलोरवा, हिलेले झकझोर दुनिया। गोरख की लिखी हुई पंक्तियां आज लोगों के स्मृतियों में गहरे तक धसी हुई हैं। वे अपनी बेचैनियों, अनुभूतियों को कब कैसे कविता में ढाल देते हैं, यह उनकी रचनाओं से साफ पता चलता है। ये आंखें हैं तुम्हारी तकलीफ का उमड़ता हुआ समंदर, इस दुनिया को जितनी जल्दी हो बदल लेना चाहिए। गोरख मूलतः अपने विचारों में एक शोषण मुक्त समाज की कल्पना करते हैं। अपने काव्य में अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के प्रति तन के खड़े होते हैं। उनके व्यक्तित्व और रचनाओं में कहीं भी समझौता जैसे शब्द या भाव तक नहीं मिलते। बेबाकी और निर्भीकता ही उनकी विशेषता है। इंदिरा गांधी ने जब देश में इमरजेंसी लगाने के बाद समाजवाद का नारा दिया, तो गोरख पांडे ने यह गीत लिखा, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, अंग्रेजी बाजा बजाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि गोरख पांडे जी मानसिक बीमारी से बहुत परेशान रहते थे। यह परेशानी धीरे धीरे इतना बढ़ गई कि 29 जनवरी 1989 को इस कवि ने आत्महत्या कर ली। उस समय वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रिसर्च एसोसिएट थे। मृत्यु के बाद उनके 3 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। स्वर्ग से विदाई 1989, लोहा गर्म हो गया है 1990 और समय का पहिया 2004। गोरख आज इस दुनिया में नहीं है। अरसा हो गया उन्हें दुनिया को अलविदा कहे हुए, लेकिन उनके गीत हमेशा फिजा में गूंजते रहेंगे। उनकी कविताओं का पाठ पुनर्पाठ होता रहेगा और इस तरह वे मजदूरों, किसानों और आम जनता के बीच हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। साथी गोरख पांडे की स्मृतियों को लाल सलाम। साथी अध्यक्ष जी और उपस्थित क्रांतिकारी साथियों, आज हम लोग गोरख पांडे जी की याद में यहाँ एकत्र हुए हैं और गोरख पांडे की जीवनी और उनकी रचनाओं पर यहाँ बातचीत हम लोग कर रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने बहुत ही अच्छे ढंग से, सारगर्भित ढंग से गोरख पांडे जी की बातों को रखा। मेरे लिए जो बोलना था बहुत कुछ बाकी नहीं रह गया है, वो कहा जा चुका है। फिर भी मैं चंद शब्दों में गोरख पांडे जी की रचनाओं के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं बोलूँगा, बात करूँगा। आंदोलन के दिनों में जब हम लोग सक्रिय थे, हर कार्यक्रम में गोरख पांडे की रचनाओं से हम लोग शुरुआत करते थे। गांव-गांव में जब जुलूस निकलता था, प्रभात फेरी निकलता था, तो हम लोग गोरख पांडे की रचनाओं को गाते हुए, डफली बजाते हुए निकलते थे। गोरख पांडे की रचनाएं हम लोगों को मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करती हैं।
और जो सच्चा मनुष्य होता है वही सच्चा कम्युनिस्ट होता है। और इसको यदि उलट के कहा जाए, जो सच्चा कम्युनिस्ट होता है वो सच्चा मनुष्य। मनुष्य बनने का मतलब क्या है? मनुष्य बनने का मतलब है कि सबसे जो पहली शर्त है कि हमारी जो जन्मजात पहचान है उससे हमको मुक्त होना है। हमको जातिच्युत होना पड़ेगा, हमको धर्मच्युत होना पड़ेगा, हमको वर्गच्युत होना पड़ेगा। और जो भी हमारी जातीय दंभ है, वर्गीय दंभ है, जन्मजात जो हमारा दंभ है, उससे हमको मुक्त होना पड़ेगा, तो हम एक मनुष्य बनेंगे। और जब हम मनुष्य बनेंगे तो हम एक सच्चे कम्युनिस्ट भी होंगे। कम्युनिस्ट बनने की, एक मनुष्य बनने की पहली शर्त यह है। और जो दूसरी शर्त है कि हर बातों को तर्क की कसौटी पर जांचा जाए और परखा जाए। गोरख पांडे हम लोगों को अपनी रचनाओं के माध्यम से इस बात के लिए प्रेरित करते थे। उनकी रचनाओं का जो मानवीय पहलू है वो सुनने लायक है, समझने लायक है, पढ़ने लायक है। तू हवा श्रम के सूरजवा हो, हम किरनिया तुहार, उनका गीत आप कभी सुनिए। आंखों के बारे में तरह तरह की उपमाएं दी गई हैं। आंखें झील हैं, आंखें जो भी हैं, उपमाएं हमारे कवि देते रहे हैं। गोरख पांडे ने क्या उपमा दी है? ये आंखें हैं तुम्हारी, तकलीफ का उमड़ता हुआ समंदर, इस दुनिया को जितनी जल्दी हो बदल देना चाहिए। मानवीय पहलू को समेटते हुए ये आह्वान मुझे लगता है कि गोरख पांडे ही कर सकते थे। तो समाज के दुख से बहुत रूबरू होता है, आत्मसात करता है, तो कवि का आत्मा बेचैन हो जाता है। समाज की चिंता, समाज का दुख, समाज का दर्द तो खुद झेलने लगता है और तब उसको जीना व्यर्थ लगता है। जब स्थितियों को बदलने का श्रेय वो नहीं प्राप्त करता है तो उसको आंतरिक पीड़ा होती है और बढ़ जाता है। संस्कृति और साहित्य के बारे में जो कहा जाता है, वर्तमान का एक आईना होता है। तो देखिएगा जिस दौर के उनके कविता हैं, गीत हैं, तो उस समय बिहार में चौतरफा संघर्ष चल रहा था। साम्राज्यवाद के खिलाफ में तीखा संघर्ष चल रहा था। तब वहां भूमि से नफा क्या क्या था, बहुत तरह के संघर्ष में एक कहा जाए सशक्त टकराहट भी चल रहा था। और उन संघर्षों को एक बानी देते थे गोरख पांडे, गीतों में, कहानियों में वो डालते थे उसको। और इसलिए देखिएगा कि उनके तमाम जो गीत हैं, जनता उतने ही मुस्तैदी के साथ, उतना ही लोकप्रियता के साथ जनता उसको ग्रहण करती है। लगता था कि उनकी अपनी बात कही जा रही है और अपना उनका गीत है। देखिए, लेकिन मार्क्सवादी जो हम लोग मार्क्सवाद करते हैं, उसका भी एक अप्रोच है, उसका जो समझ है संस्कृति के बारे में। संस्कृति असल में संघर्षों के साथ में अगर जुड़कर अगर वो विकसित होता है तो समझिए कि संघर्षों को भी और गति देता है, उसको व्यापकता देता है। तो इसलिए संस्कृति जो है मार्क्सवादियों की नजर में, इस पर बहुत बड़े बड़े लेख लेनिन का, चाहे अन्य जो मार्क्सिस्ट जो हमारे टीचर हुए हैं, बड़े बड़े लेख उनके हैं और उनका सीधा वो समझ है। कहते हैं ये जो पूरी जो आपका संस्कृति है, ये जो सरभरा की संस्कृति है, इस संस्कृति से जुड़कर ही आप तमाम तरह की चीजों को आप व्याख्यायित कर सकते हैं, उन्हें आप एकाकार कर सकते हैं और तभी आप जाके उस संघर्ष को भी मदद कर सकते हैं। अपने अंदर भी जो कुंठा या ग्रसित किसी तरह की दुर्भावना है, उसको आप दूर कर सकते हैं। यह सत्र जो गोरख पांडे जी के बारे में विचार रखने का था, यही समाप्त होता है। और आगे कवि गोष्ठी अभी शुरू होगी, जिसमें मात्र 4-5 कवि हैं। बैठा है चोटी के मिलावा है, जाम के टकरावा है, फिर चुपी साध के काना खुशी कर रहा, बाकी नाम न बतावा। अरे भाई,
पर्दा के हटाव, मुंह के देखाव, तेरी नाम तो बताव कि तू के है। धन धर्म धरती के सपूत है, कपूत है, या छद्मवेश में तू हिटलर के झूठ है, तू के है। जब तक अपने देश का बचपन भूखा है, आवारा है, कैसे गाऊं सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। सोने की चिड़िया कहलाता था यह देश, पढ़ा करते थे। सोने की चिड़िया कहलाता था यह देश, पढ़ा करते थे। लेकिन उस सोने का करते क्या थे? सोने की चिड़िया कहलाता था यह देश, पढ़ा करते थे। लेकिन उस सोने से मंदिर की मूर्त मात्र गढ़ा करते थे। तो सोने की चिड़िया कहलाता था यह देश, पढ़ा करते थे। लेकिन उस सोने से मंदिर की मूर्त मात्र गढ़ा करते थे। ज्ञान बंद क्यों मंदिर में था, किसी ने कभी विचारा है? कैसे गाऊं सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। अगला छंद है, इसमें भी एक बात कहने की कोशिश मैंने की है कि कैसे थे वे पूर्वज जिन्होंने ऐसा धर्म चलाया है। कैसे थे वे पूर्वज जिन्होंने ऐसा धर्म चलाया है जिसमें मालिक और सेवक का फर्क साफ बतलाया है। शूद्र सबकी सेवा करें। कैसे थे वे पूर्वज जिन्होंने ऐसा धर्म चलाया है जिसमें मालिक और सेवक का फर्क साफ बतलाया है। ऐसे धर्म की गुलामी में अब तक समय गुजारा है। कैसे गाऊं सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। और अब आजादी मिली देश को आजादी तो लगा कि सब कुछ मिल जाएगा। मिली देश को आजादी तो लगा कि सब कुछ मिल जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भेद भी जड़ से मिट जाएगा। लेकिन वंचित वर्ग तो पहले से भी अधिक बेचारा है। कैसे गाऊं सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। और अब आज की स्थिति, कोटि कोटि जन तन ढकने को भी कपड़े जब ना पाए, वंचित वर्ग, कोटि कोटि जन तन ढकने को भी कपड़े जब ना पाए और भूख से बिलख बिलख जब पेट पकड़कर सो जाए, अंबर और धरा ही जिनके कंबल और बिछावन हो, वे धरती के बेटे कैसे आजादी का जश्न मनाए। उनके जीवन की राहों पर दूर दूर अंधियारा है। कैसे गाऊं सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। जब भी मैं देखा करता हूं नंगे देह किसानों को, जब भी मैं देखा करता हूं नंगे देह किसानों को, भूखे इनके सपनों को, प्यासे इनके अरमानों को, जो आजादी मिली है उसमें इनको अब तक क्या मिल पाया। जो आजादी मिली है उसमें इनको अब तक क्या मिल पाया, देना होगा उत्तर इसका राजनीति के विद्वानों को। इनके घर में अंधकार है, इनके घर में अंधकार है, छिपा कहां उजियारा है। कैसे गाऊं सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। प्रजातंत्र में तंत्र प्रजा से दूर अलग हो खड़ा हुआ है। प्रजातंत्र में तंत्र प्रजा से अलग दूर अलग हो खड़ा हुआ है। प्रजा पस्त बेहाल पड़ी है, तंत्र उसी पर चढ़ा हुआ है। प्रजा पस्त बेहाल पड़ी है, तंत्र उसी पर चढ़ा हुआ है। कहां करे फरियाद, कहां करे फरियाद, विवश हो अब तो ऐसा लगता है कि नीचे से ऊपर तक सारा एक सांचे में गढ़ा हुआ है। अपना प्रजातंत्र भी सच, सारी दुनिया में न्यारा है। कैसे गाऊं सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ यहाँ पीते खाते हैं। मजहब इनके अलग अलग पर गीत एकता के गाते हैं। कुर्सी की खातिर इनको अक्सर लड़वाया जाता है और मार काट से बचे उन्हें जिंदा जलवाया जाता है। तय करना अब काम आपका, किसने किसको मारा है। कैसे गाऊं सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। ओछी गंदी राजनीति ने देश का बेड़ा गर्क किया है। ये सब क्यों होता है? ओछी गंदी राजनीति ने देश का बेड़ा गर्क किया है।
धर्म, जाति और ऊंच नीच, हिंसा में फर्क किया है। दोषी है जो उन्हें साथियों नहीं माफ करना होगा और राजनीति के इस कीचड़ को हमें साफ करना होगा। दोषी है जो उन्हें साथियों नहीं माफ करना होगा और राजनीति के इस कीचड़ को हमें साफ करना होगा। अगर हुआ यह पूरा समझो, देश का कर्ज उतारा है, कैसे गाऊं सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत देर तक सुलग सुलग जब आग हृदय में जलती है, सच कहता हूं अंतरतम की गाढ़ी व्यथा पिघलती है। कलम हाथ में लेकर निज कर्तव्य निभाने आया हूं और अब तक जो सोए हैं उनको अभी जगाने आया हूं। साथ ही मैंने देश के सच्चे जनगण को ललकारा है, कैसे गाऊं सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए मैं सबसे पहले ओमराज जी को धन्यवाद करना चाहता हूं और आपने इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर इसे सफल बनाया है और हम लोगों को आपने प्रेरित किया है कि हम अपने आदर्श का अगली बार और भी सही ढंग से और भी तैयारी के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करें, इनको याद करें, इनकी रचनाओं को पढ़ें, इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर हम भी समाज के लिए कुछ गढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।